सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3P इंजीनियरिंग विद पंकज। लेट्स गो। आज हम करेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज। तो कॉपी पेन ले लीजिए और जो भी आपको चीज़ें इसमें नई लगें वो ज़रूर आप लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 150 150 क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेजेस। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में 4 स्टेजेस मेनली होते हैं। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 स्टेजेस। आप देख सकते हैं, पहला जो स्टेज होता है वो हाई बर्थ और डेथ रेट का होता है, यानी कि बर्थ और डेथ दोनों हाई रहता है। दूसरा जो स्टेट होता है उसमें डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन होता है। तीसरा स्टेट जो होता है उसमें डिक्लाइनिंग बर्थ रेट डिक्लाइन होता है। और चौथा जो स्टेट होता है वो होता है लो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो हो जाता है। ठीक है। सो सम स्कॉलर्स प्रपोज अ फिफ्थ स्टेज विथ पॉपुलेशन डिक्लाइन। कुछ ऐसे भी स्कॉलर हैं जो कि पांचवा स्टेज भी मानते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप 4 ही लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ओके, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। आप इस फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे जो पहला स्टेज है इसमें स्टेशनरी, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, तीसरा लेट एक्सपेंडिंग और चौथा लो स्टेशनरी। मतलब यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ही रुक गया, पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, स्टेबल हो गया। डेथ रेट और बर्थ रेट भी कम हो गए हैं, रुक गए हैं। ठीक है। सो ये आप पढ़ सकते हैं। प्री इंडस्ट्रियल में क्या था, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट था विथ अ स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, डेथ भी ज़्यादा हो रहा था, बर्थ भी ज़्यादा हो रहा था, जिससे कि एक स्टेबल पॉपुलेशन था। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल में। ट्रांजिशनल में क्या हुआ, हाई बर्थ रेट हो गया और डिक्लाइनिंग डेथ रेट हो गया, यानी कि जन्म दर बढ़ गई और मृत्यु दर घट गई, लीडिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो कम लोग मर रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल एज में क्या हुआ, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स एंड लो डेथ रेट्स दोनों क्या हो गया, घटने लगा। ठीक है, बर्थ रेट और जो डेथ रेट था वो तो लो चल ही रहा है। सो इससे क्या हुआ, लीडिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ तो हुआ हल्का फुल्का, लेकिन उतना नहीं। उसके बाद जो पोस्ट इंडस्ट्रियल आया तो इसमें एक स्टेबल पॉपुलेशन आ गया। क्या हुआ, नीचे जो है दोनों ही लो हो गए, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी, और जो पॉपुलेशन है वो एकदम स्टेबल हो गया। ठीक है, सो ये स्टेबल पॉपुलेशन कहलाएगी। तो ये 4 स्टेज पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे इन विच स्टेज ऑफ डीटीएम। डीटीएम मतलब, डीटीएम का मतलब है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ द डीटीएम हैज डज रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ अकर। सो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ किस में होता है, तो दूसरे वाले में। ठीक है। इन स्टेज 2 द डेथ रेट डिक्लाइंस significantly due to improved health care and sanitation, but birth rate remain high, leading to rapid population growth. So जो दूसरा स्टेज होता है उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है रुक गई है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जो है वो कम हो चुकी हैं। तो ये जो स्टेज है वो है जापान का। जापान जो कि एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखा जाता है। सो स्टेज 4 रिप्रेजेंट लो बर्थ एंड डेथ रेट्स विथ स्टेबल और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन विच मैचेस जापान डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। ठीक। अगला क्वेश्चन था, माल्थियस थियरी ऑफ पॉपुलेशन स्टेट्स दैट पॉपुलेशन ग्रोज। जो माल्थस की थियरी थी पॉपुलेशन की, वो क्या कहती है कि जो पॉपुलेशन है वो आपका बढ़ता है जियोमेट्रिकली फॉर्म में। जो पॉपुलेशन है वो आपका बढ़ता है जियोमेट्रिकली फॉर्म में, जबकि जो रिसोर्सेज है वो आपका बढ़ता है, जो रिसोर्स है वो कैसे बढ़ रहा है, वो अर्थमेटिकली फॉर्म में बढ़ता है। ठीक है। अर्थमेटिकली मतलब 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे रिसोर्स बढ़ रहा है। जबकि जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ रहा है, जैसे 1 है तो 2 हुआ, 2 है तो 4 हुआ, 4 है तो 6 हुआ। तो पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रहा है, रिसोर्स 1 2 3 4 बढ़ रहा है। सो ऐसे देखा जाएगा तो रिसोर्स का कमी हो जाएगा, लैक ऑफ रिसोर्स हो जाएगा। ठीक। सो यहीं पे ये बता रहा है कि जो माल्थस की थियरी थी उसमें जो Malthus argued that while food production increase arithmetically, population grows geometrically, leading to potential food shortage. ठीक है। अगला प्रश्न है, which factor is not a cause of declining birth rate in stage 3। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा कारण नहीं है जो कि स्टेज 3 में बर्थ रेट को डिक्लाइन करता है। सो इसमें जो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, देखो यहाँ पे हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एसोसिएटेड विथ हाई बर्थ रेट। ठीक है, ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इज एसोसिएटेड विथ हाई बर्थ रेट, जो कि स्टेज 1 और स्टेज 2 है। वेयर एज इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर इन स्टेज 3 लीड्स टू लोअर बर्थ रेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी हो जाएगा।
अगला प्रश्न, द टर्म पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ विच स्टेज ऑफ डीटीएम। सो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे अधिक पॉपुलेशन किस में ग्रो होगा, तो स्टेज 2 में। सो द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेज 2 टू स्टेज 3 सी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी बट सस्टेन्ड हाई फर्टिलिटी। ठीक। अगला प्रश्न, विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेज 2 टू स्टेज 3। क्या कह रहा है कि कौन सा फैक्टर वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेज 2 टू स्टेज 3। तो इंक्रीज्ड फीमेल एजुकेशन, जब फीमेल एजुकेशन बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों जो है वो कम होगा। ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड फीमेल एजुकेशन, सी। फीमेल एजुकेशन एंड वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू लोअर बर्थ रेट इन स्टेज 3। ओके, वो जो चार्ट स्टार्टिंग में था, अगर वो आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। इन विच स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज पॉपुलेशन ग्रोथ द स्लोएस्ट। सबसे कम किस में होगा, तो जो स्टेज 1 है उसमें सबसे कम होगा। ठीक है। बोथ बर्थ एंड डेथ रेट आर हाई इन स्टेज 1 लीडिंग टू ए स्टेबल बट स्लो ग्रोथ पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही मर जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, स्टेबल बट स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन होगा इसमें। ठीक है। सो द कंसेप्ट ऑफ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, जेपीजी, इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो चौथा स्टेज जिसकी जो जापान की सिचुएशन है, सो इसमें बर्थ और डेथ रेट दोनों ही बैलेंस्ड हो गए हैं और ये जीरो को लीड कर रहे हैं, या निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इसको हो रही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेज 4। अगला प्रश्न देखते हैं, विच फैक्टर इज लीस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या कह रहा है कि विच फैक्टर इज लीस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो जो सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन डज नॉट डायरेक्ट इम्पैक्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स टू। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अफेक्ट करेगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को, क्योंकि देख रहे हो कि इंडस्ट्रियल में जैसे ही आ रहा है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी, कल्चरल बेनिफिट बिलीव्स भी। सोलर रेडिएशन तो ये अलग फैक्टर हो गया ना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीस्ट लाइकली कह रहा है। सो इसका राइट आंसर सोलर रेडिएशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द यूथ बल्ज फिनोमिना इज कॉमनली सीन इन। सो जो यूथ बल्ज है वो फिनोमिना देखा जाता है स्टेज 2 में कंट्रीज, जो स्टेज 2 की कंट्रीज है उसमें देखी जाती है। हाई बर्थ रेट और डिक्लाइनिंग डेथ रेट दोनों होता है ना, हाई बर्थ रेट और डिक्लाइनिंग डेथ रेट इन स्टेज 2 लीड्स टू डिसप्रपोर्शनेटली यंग पॉपुलेशन टर्म्ड यूथ बल्ज। ओके। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक चैलेंज फॉर स्टेज 4 कंट्रीज। तो उसमें एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है। एजिंग पॉपुलेशन मतलब ज़्यादातर बूढ़े लोग हो जाते हैं। ठीक है। सो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। So the stage 4 countries often face economic and social challenges due to the aging population and declining workforce। ठीक है। तो वर्कफोर्स पॉपुलेशन जो है, वर्कफोर्स पॉपुलेशन मतलब यंग पॉपुलेशन 15 से 50 के बीच की जो होती है, 49। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, 50 तक भी नहीं जाती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल का इसमें से कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं है। ठीक है। तो ये नहीं वाला क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। सो इट कंसिडर द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, इट इज अ यूरोसेंट्रिक, इट इग्नोर्स कल्चरल इन्फ्लुएंस, इट अज्यूम्स अ यूनिफॉर्म ट्रांजिशन पैटर्न, इट कंसिडर द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है। सो ये कंसिडर करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज को। सो ये इसका क्रिटिसिज्म नहीं है। की क्रिटिसिज्म इज दैट डीटीएम assumes all countries follow the same path without considering the impact of policies, wars या cultural differences। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी इन स्टेज 2। जो प्राइमरी ड्राइवर है डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी रेट की स्टेज 2 में, वो किया है तो इम्प्रूव्ड मेडिकल केयर। ये भी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्थ केयर जो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूव्ड मेडिकल केयर। सो एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड डेथ रेट। ठीक है, डेथ रेट। और उसमें क्या हो रहा है, बर्थ रेट जो है वो हाई है ही। सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द epidemiological transition, epidemiological transition model is closely linked to which stage of the DTM। सो ये जो आता है वो आता है स्टेज 2 में। सो द epidemiological transition मॉडल एक्सप्लेन करता है द शिफ्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस टू क्रोनिक डिजीज एज द प्राइमरी कॉज ऑफ मोर्टेलिटी अकरिंग इन स्टेज 2। समझ रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, मेडिकल केयर जो हेल्थ केयर है उसमें क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसकी वजह से ये इसमें हो रहा है। ठीक। अब देखो,
16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फर्टिलिटी रेट से क्वेश्चन है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या रेफर करता है, क्या बताता है फर्टिलिटी रेट, TFR क्या बताता है? सो द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ वुमन गिव्स बर्थ टू इन हर लाइफ टाइम कह सकते हो, या फिर जो उसका रिप्रोडक्टिव एज होता है उसमें जितने बच्चे वो देती है, कोई भी माँ जो जितने बच्चे देती है वो उसकी टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। ठीक है, सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ वुमन गिव्स बर्थ टू इन हर लाइफ टाइम इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। अगला प्रश्न है, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट? तो किस कंट्री की सबसे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है? सो जो नाइजर है, नाइजर जो कि अफ्रीका की कंट्री है, काफ़ी लेस डेवलपिंग कंट्री है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नाइजर। नाइजर कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट TFR ग्लोबली, ऑफन एक्सीडिंग 6 चिल्ड्रेन पर वुमेन। देखो यहाँ पे 6 चिल्ड्रेन हर साल जो है, सॉरी हर 6 चिल्ड्रेन हर महिला, हर माँ बच्चे पैदा करती है, 6 बच्चे। ठीक है, ऑन एन एवरेज। अगला क्वेश्चन है, TFR ऑन 2.1 इज नोन एज द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। वाई? TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1, जो मान लो अगर कहीं के फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो वो जाना जाता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। क्यों? सो इट मेंटेन्स अ स्टेबल पॉपुलेशन विदाउट माइग्रेशन। सो इसको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, इससे अगर अधिक होगा तो वो हो जाएगा रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, क्योंकि 2.1 जो है, 2 से नीचे, वो कहलाता है ये मेंटेन करता है स्टेबल पॉपुलेशन को, मतलब विदाउट माइग्रेशन के वो स्टेबल पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। यानी कि TFR ऑफ 2.1 बैलेंस बर्थ एंड डेथ इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। ठीक है, आई होप समझ के होंगे आप। अगला क्वेश्चन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज मेजर्ड एज। अब देखो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट का क्वेश्चन है, इसको कैसे नापते हैं? सो डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर पर 100 लाइव बर्थ्स, मतलब एक साल एक साल से कम जो बच्चे हैं, 1000 में कितने वो मर जा रहे हैं। ठीक है, एक साल के भीतर के जितने भी बच्चे हैं उसमें अगर हम 1000 को लेंगे तो उसमें से कितने मर रहे हैं, वो कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR मेजर्स इन्फेंट डेथ बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज। एक साल भी पूरा नहीं हुआ उसके पहले 1000 में से कितने लोग मर गए, सर्विंग एज अ की हेल्थ इंडिकेटर। ठीक है, तो इसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? सो ऑब्वियसली जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इसका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, जापान हैज़ वन ऑफ द लोवेस्ट IMRs ड्यू टू एक्सीलेंट हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड न्यूनेटल केयर। न्यूनेटल केयर मतलब जो छोटे बच्चों का केयर होता है, जो जन्म लेते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर टू हाई MR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? तो डायरेक्ट है हाई लिटरेसी रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर? तो डायरेक्ट में आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन है, पुअर मैटरनल हेल्थ है, मतलब ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है मैटरनल डेथ रेट को। ठीक है, मतलब जो बच्चे पैदा हुए और मर जाते हैं 1 साल के पहले पहले। लेकिन जो हाई लिटरेसी रेट है वो जो है एक कंट्रीब्यूटर तो है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो इसका क्या कह रहा है, नॉट डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है, हाई लिटरेसी रेट एज एसोसिएटेड विद बेटर हेल्थ केयर एक्सेस रिड्यूसिंग IMR। सो IMR वो भी कम करता है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस करता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द जनरल फर्टिलिटी रेट, GFR क्या है? ये हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ये है जनरल फर्टिलिटी रेट। तो जनरल फर्टिलिटी रेट क्या है? जनरल फर्टिलिटी रेट प्रोवाइड्स अ मोर प्रिसाइजली फर्टिलिटी मेजर्स दैन क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट मतलब CBR, as it only consider women of childbearing age. So number of live births per 1000 women aged 15 to 49. ओके, सो 15 से 49 साल के बीच जितनी भी महिलाएं हैं उसमें से अगर हम 1000 को लेते हैं, सो 1000 में से कितने बच्चे वो दे पा रही हैं, मतलब पैदा हो रहे हैं, सो उसको हम कह रहे हैं जनरल फर्टिलिटी रेट, वो कितना पैदा कर पा रही हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन एज 15 to 49। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? तो इसमें से कौन सा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में इंक्लूड नहीं करेंगे? डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, डेथ विद इन 42 डेज ऑफ डिलीवरी, डेथ ऑफ इन्फेंट्स। तो डेथ ऑफ इन्फेंट तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थोड़ी होगा। सो MMR ओनली कंसिडर मैटरनल डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग TFR इन
TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? सो ऑब्वियसली जो यहाँ पे हायर फीमेल लिटरेसी रेट्स हैं, एजुकेशन एम्पावर्स वुमेन टू डिले चाइल्ड बर्थ, ठीक है, डिले चाइल्ड बर्थ एंड यूज फैमिली प्लानिंग रिड्यूसिंग TFR, तो वही घटाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, डेवलपिंग कंट्रीज, विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग TFR इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो यही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अब वो हायर फीमेल लिटरेसी की तरफ भी बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह से भी कम हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्रूड बर्थ रेट, सॉरी क्रूड डेथ रेट, CDR इज कैलकुलेटेड। तो क्रूड डेथ रेट जो होता है वो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, ठीक है। सो नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। CDR मेजर जनरल मोर्टेलिटी इन अ पॉपुलेशन रिफ्लेक्टिंग हेल्थ कंडीशन, ठीक है, तो वो दिखाता है कि 1000 में से कितने लोग मर गए, तो ये बता रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, मैटरनल यानी कि जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है माँ का तो माँ मर जाती है, सो वो साउथ सूडान जो है उसमें हाईएस्ट देखा जाता है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मेनी सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैव हाई MMR ड्यू टू पुअर मैटरनल हेल्थ कंडीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल। सो नियोनेटल देखो आपका मैंने आपको बताया नियोनेटल किसको कहते हैं, जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है तो उसको कहते हैं। तो डेथ ऑफ इन्फेंट विद इन 1 मंथ, इन्फेंट विद इन 1 मंथ पर 100 लाइव बर्थ, अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से कितने जो है वो 1 महीने के अंदर मर जा रहे हैं, ठीक है। सो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट रिफ्लेक्ट्स डेथ विद इन द फर्स्ट 28 डेज, 1 महीना, अ क्रिटिकल पीरियड फॉर न्यू बॉर्न सर्वाइवल, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच कंट्री हैज अचीव्ड द लोएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट इन रिसेंट ईयर, लोएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। सो साउथ कोरिया जो है वो TFR हैज ड्रॉप्ड बिलो 1 ड्यू टू डिलेड मैरिज, कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड हाई लिविंग कॉस्ट्स, ठीक है। सो वहाँ पे क्या हो रहा है साउथ कोरिया में, लो ड्रॉप्ड बिलो हो गया, मतलब 1 से भी कम हो गया है फर्टिलिटी रेट वहाँ की। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज, पोस्टमार्टम होमरेज। सो एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज अ लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इज रिसोर्स पुअर सेटिंग्स। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की डेवलपिंग कंट्रीज में, तो इसको कहते हैं पोस्टपार्टम हेमोरहेज। ये क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो जो ब्लड एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है चाइल्ड बर्थ के बाद, उसकी वजह से भी काफ़ी जो है मैटरनल डेथ रेट इंक्रीज होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द की रीजन फॉर हाई फर्टिलिटी रेट इन सब सहारन अफ्रीका। सो कल्चरल प्रीफरेंस फॉर लार्ज फैमिली, ठीक है। सो भाई हाई फर्टिलिटी रेट जितने बच्चे पैदा करेंगे, सो वहाँ पे क्या है, कल्चरल प्रीफरेंस है लार्ज फैमिली की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज, जो सेक्स रेशियो है वो क्या होता है सेक्स रेशियो। सो द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो उसको कहते हैं हम सेक्स रेशियो, ठीक है। तो सेक्स रेशियो इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अ बैलेंस्ड सेक्स रेशियो इज क्रूशियल फॉर डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है विच कंट्री हैज द हाईएस्ट फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो। सो ये जो रशिया है उसमें क्या है, हायर नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स ड्यू टू फैक्टर्स लाइक वॉर लॉसेस एंड हायर मेल मोर्टेलिटी रेट। तो रसिया में आप देखोगे तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल, ठीक है। फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है, 1000 मेल्स पे उससे भी अधिक जो है वो फीमेल्स हैं। सो यही पूछ रहा था विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर रिसेंट सेंसस डेटा। तो केरला में देखेंगे आप तो केरला कंसिस्टेंटली हैज़ द हाईएस्ट फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो टू इन इंडिया ड्यू टू बेटर सोशल इंडिकेटर्स एंड जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, केरला, ए। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो। सो ऑब्वियसली हरियाणा, जिसमें खाफ पंचायत आप देखने को मिलेगा, बी, जहाँ पे हरियाणा हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट सेक्स रेशियो ड्यू टू जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रीफरेंस फॉर मेल चिल्ड्रेन, ठीक है। मेल चिल्ड्रेन को ज़्यादा प्रीफरेंस दी जाती है हरियाणा में, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेफर्स टू, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या कहता है। सो द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव, मतलब जो भी बच्चा जन्म ले रहा है वो कितने साल ऑन एन एवरेज जिएगा, वो कहलाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
ठीक है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अ की डेमोग्राफिक इंडिकेटर रिफ्लेक्टिंग हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। सो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इन एक्सपेक्टेड टू लिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो जापान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सबसे अधिक है, कंसिस्टेंटली रैंक हाईएस्ट इन एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू एक्सीलेंट हेल्थ केयर, डाइट एंड लाइफस्टाइल। हालांकि ये चल रहा है किसमें, स्टेज 4 में, ज़्यादातर एजिंग पॉपुलेशन ही है इसके पास। विच फैक्टर इज द लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कौन सा इसमें फैक्टर लीस्ट लाइकली है, कम अफेक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो हेल्थ केयर सर्विस तो करता है, न्यूट्रिशन भी करता है, लिटरेसी रेट, सोलर रेडिएशन, सो ऑब्वियसली सोलर रेडिएशन। अगला क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखेंगे जितने भी उसमें कंट्रीज हैं उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। फर्टिलिटी रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल जिएंगे लोग ऑन एन एवरेज वो बहुत कम है, ठीक है। तो ड्यू टू पोवर्टी, डिजीज प्रीवेलेंस जैसे HIV, एड्स एंड पुअर हेल्थ केयर, मेनी अफ्रीकन कंट्रीज हैव लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 39, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो केरला, मैंने ये करा दिया आपको। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लोएस्ट लोएस्ट की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में ही क्यों, छत्तीसगढ़ चूँकि ज़्यादातर जंगली एरिया है, मतलब फॉरेस्टेड एरिया है, और ट्राइब्स वगैरह भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको वहाँ पे, तो हेल्थ केयर भी वहाँ पे बेटर नहीं है। सो इसकी वजह से छत्तीसगढ़ जो है वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम है और सबसे अधिक केरला की है। सो पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मेल न्यूट्रिशन एंड हाई पॉवर्टी रेट्स कंट्रीब्यूट टू लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो सबसे अधिक कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो मंडारिन, जो कि चाइनीज लैंग्वेज है, मंडारिन बोली जाती है। राइट आंसर ऑफ मंडारिन है, हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स प्राइमरली इन चाइना। अगला क्वेश्चन, विच इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो दूसरा कौन सा है, तो वो है इंग्लिश, ठीक है। सो इंग्लिश इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन इन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। सो इसकी लार्जेस्ट रिलीजन कौन सा फॉलो किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन पूरा देखा है तो क्रिश्चियनिटी जो है वो सबसे पीक पे है। राइट आंसर आपका बी है, क्रिश्चियनिटी एट द लार्जेस्ट ग्लोबल फ्लोइंग, फॉलोड बाय इस्लाम। दूसरे नंबर पे कौन है, इस्लाम है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। तो इंडोनेशिया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जबकि वो एक बात करें तो सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट मतलब धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। सो ऑब्वियसली एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, रिलीजन, ये सारी चीज़ें तो करेंगी ही, लेकिन जो ओशन करंट्स है वो नहीं करेगा। सो ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट बट डू नॉट डायरेक्टली इफेक्ट पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु प्रपोज द माल्थियस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो माल्थियस थ्योरी तो माल्थस ही देगा, तो थॉमस माल्थस। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोज जियोमेट्रिकली वाइल फूड प्रोडक्शन ग्रोज अर्थमेट्रिकली। ये आपका स्टेटमेंट उसका याद रखना है कि पॉपुलेशन जो है जियोमेट्रिकली ग्रो हो रहा है, जबकि रिसोर्स जो है वो अर्थमेट्रिकली ग्रो हो रहा है, लीडिंग टू रिसोर्स स्कैरसिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीवेंटिव चेक इन माल्थस थियरी। प्रीवेंटिव चेक देखो, मोरल रिस्ट्रेंट, सेलिबेसी, वॉर, लेट मैरिज। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या होता है पॉजिटिव चेक और क्या होता है प्रिवेंटिव चेक। सो वॉर इज अ पॉजिटिव चेक विच इंक्रीज मोर्टेलिटी, जो मोर्टेलिटी को बढ़ा दे वो होता है पॉजिटिव चेक, लेकिन जो बर्थ रेट को कम करने की कोशिश करे वो है प्रिवेंटिव चेक, ठीक है। सो जो वॉर है क्या है, एक पॉजिटिव चेक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जैसे मान लो कोई बीमारी फैल गया तो वो क्या हो जाएगा, मृत्यु को बढ़ा देगा, तो इंक्रीज मोर्टेलिटी मतलब वो पॉजिटिव चेक हो जाएगा। लेकिन मान लो लेट मैरिज हम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, सो ये क्या कहलाएगा, प्रिवेंटिव चेक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु क्रिटिसाइज माल्थेसियन थियरी बाई आर्ग्यूइंग दैट ह्यूमन इनोवेशन कैन इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। कौन क्रिटिसाइज करता है माल्थस थियरी को, तो जो बुजरब थे, इस्तर बुजरब, वो आर्ग्यू करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, विच थियरी सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ स्टिमुलस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही है बोजरपियन थियरी जो माल्थस की थियरी को क्रिटिसाइज करते हैं। सो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बोजरब बिलीव पॉपुलेशन प्रेशर लीड्स टू एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला प्रश्न था, नियो माल्थेसियन थ्योरी फोकस ऑन, जो नया माल्थेसियन थ्योरी था वो किस पे फोकस करता है, पॉपुलेशन कंट्रोल थ्रू फैमिली प्लान, ठीक है। सो अगला प्रश्न है, हु प्रपोज द लॉ ऑफ माइग्रेशन।
लॉ ऑफ माइग्रेशन बहुत सारे आते हैं। सो इसमें से अगर हम बात करें तो जो रेवेंस्टीन है उन्होंने दिया था, रेवेंस्टीन ने, अर्नेस्ट रेवेंस्टीन, एक्सप्लेन माइग्रेशन पैटर्न सच एज शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन एंड रूरल टू अर्बन मूवमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच इज नॉट वन ऑफ रेवेनिस्ट और लॉ ऑफ माइग्रेशन, इसमें से कौन सा नहीं है। तो रेवेंस्टीन कहते हैं कि माइग्रेशन अकर्स इन स्टेप वाइज होता है। ठीक है, मोस्ट माइग्रेंट मूव शॉर्ट डिस्टेंस, ओके, जितनी दूरी कम रहेगी उतना ज़्यादा माइग्रेशन होगा। ये भी कहते हैं फीमेल माइग्रेट मोर इंटरनेशनली देन मेल्स, ये तो गलत हो गया। आप अगर अभी भी देखेंगे यूपी बिहार या फिर इंडिया के ज़्यादातर क्षेत्रों में आप देखेंगे तो मेल का जो है वो माइग्रेशन होता है विदेशों में, फॉरेन में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फीमेल माइग्रेट्स मोर इंटरनेशनली देन मेल, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें कह रहा है नॉट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। Ravenstein noted that males are more likely to migrate internationally while females migrate within their home country. So फीमेल का माइग्रेशन क्या होता है, होम कंट्री में ही होता है, क्योंकि मैरिज की वजह से उनका ज़्यादातर जो है माइग्रेशन होता है। अगला प्रश्न है, द ग्रेविटी मॉडल ऑफ माइग्रेशन सजेस्ट दैट माइग्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। सो जो ग्रेविटी मॉडल है वो क्या है, द साइज एंड डिस्टेंस ऑफ टू प्लेसेस। आप देखेंगे ग्रेविटी में वही होता है ना, अगर ग्रेविटी का हम फार्मूला देखें तो जी इज इक्वल टू ऐसे होता है, M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो जितनी दूरी कम उतना जो है वो ग्रेविटेशनल, यानी कि अगर हम इसको माइग्रेशन मान लें तो जितना ये कम होगा उतना ही ये अधिक होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द साइज एंड द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेसेस। अब देखो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, और ये अगर मान लो हम इसको दोनों को साइज मान ले रहे हैं, तो यही पूछ रहा है इसमें कि ग्रेविटी मॉडल ऑफ माइग्रेशन सजेस्ट दैट माइग्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। सो ये दोनों हो जाएगा आपका प्लेसेस, और इनके बीच की दूरी हो जाएगी आर। ठीक है, सो द ग्रेविटी मॉडल स्टेट्स दैट लार्जर एंड क्लोजर प्लेसेस अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स। ठीक है, जितना बड़ा प्लेस रहेगा और जितना कम दूरी पे रहेगा वो जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ माइग्रेशन अकर्स व्हेन पीपल आर फोर्स्ड टू लीव ड्यू टू वॉर और डिजास्टर। सो फोर्स्ड माइग्रेशन ऑब्वियसली सी, फोर्स्ड माइग्रेशन अकर्स ड्यू टू वॉर, परसिक्यूशन, नेचुरल डिजास्टर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स मतलब पीपल लिविंग द कंट्री, जो छोड़ रहे हैं, इमिग्रेंट। ठीक है, एक होता है इमिग्रेंट आई वाला, तो मतलब आई मतलब आई एम कमिंग, मतलब वो जहाँ जा रहा है। ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। सो इमिग्रेंट मतलब जहाँ से जा रहे हैं, पीपल लिविंग द कंट्री, और इमिग्रेंट मतलब आई एम वाला, सो आई एम मतलब जहाँ पर जा रहे हैं। ओके, सो विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। सो इंडिया, ज़्यादातर यहाँ से लोग जा रहे हैं, इसीलिए तो ब्रेन ट्रेन हो रहा है इंडिया से। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डायस्पोरा विथ मिलियंस लिविंग अब्रॉड फॉर वर्क, एजुकेशन, फैमिली रीजन। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, पीपल अराइविंग इन द कंट्री। अब देखो इमिग्रेंट्स है मतलब पीपल अराइविंग इन द कंट्री, आ रहे हैं उस कंट्री में। सो यूनाइटेड स्टेट में सबसे अधिक माइग्रेशन होता है। ठीक है, इमिग्रेंट्स होता है। अगला, द यूएस हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स मेनली ड्यू टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, इसकी वजह से जो है ज़्यादा इमिग्रेंट वहाँ पे होता है यूनाइटेड स्टेट में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द लोएस्ट नेट माइग्रेशन रेट। सीरिया का है लोएस्ट नेट माइग्रेशन रेट। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक कॉपी पे लिख लीजिए और एग्जाम जाते टाइम इसको जरूर देख के जाइएगा। ओके, सो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। पुल फैक्टर मतलब जो ढकेलता हो, ठीक है, जो दूर ले जाता हो। तो इसमें हम बात करें, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंट डिजास्टर एंड हायर वेजेस। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट डिजास्टर है वो नॉट, यहाँ पे नॉट पूछ रहा है। पुश मतलब ढकेलना, पुल मतलब खींचना, सॉरी शायद मैंने उल्टा बोल दिया। एक होता है पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। पुश मतलब ढकेल रहा हो, यानी कि जो आपके देश से आपको जाने के लिए मजबूर कर रहा हो। और पुल मतलब जैसे मान लो कहीं की बहुत अच्छी चीज़ें वो आपको आकर्षित करें, उसको कहेंगे हम क्या, पुल। ठीक है, सो इसमें इन्वायरमेंटल डिजास्टर जो है वो क्या है, एक पुल फैक्टर नहीं। इन्वायरमेंटल डिजास्टर तो हमको जाना ही पड़ेगा ना, मजबूरी में जाना है, तो ये एक पुश फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हायर वेज हमको कहीं मिल रहा है, या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम कहीं देख रहे हैं, या फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम कहीं देख रहे हैं, तो वो सारे आ जाएंगे किसमें, पुल फैक्टर में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच माइग्रेशन पैटर्न इज कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन आप देखने को मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज में। रूरल टू अर्बन, चूँकि लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी जाते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी जाते हैं, हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए।
सो इसका राइट आंसर रूरल टू अर्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रेन ड्रेन? ब्रेन ड्रेन वही बताया मैंने माइग्रेशन में, कि जब माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स टू अदर कंट्रीज, मतलब जब एक देश से दूसरे देश में जो प्रोफेशनल माइंड्स होते हैं उनका माइग्रेशन हो जाता है तो उसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स टू अदर कंट्रीज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, ब्रेन ड्रेन अकर्स व्हेन हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स माइग्रेट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफन लीडिंग टू लेबर शॉर्टेज इन देयर होम कंट्रीज। जैसे मान लो इंडिया में जो जितने भी बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं, अगर उनको इंडिया में अच्छी पैकेज पे जॉब नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बाहर हो ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि HDI। सो एन इंडेक्स असेसिंग एवरेज अचीवमेंट इन की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, उसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो HDI इवेल्युएट्स कंट्रीज बेस्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये जो फैक्टर्स हैं इसके बाद रखना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम इंडिकेट्स टू एसेस ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट डेटा व्हाट इज द इंडियाज HDI वैल्यू एंड रैंक। सो तो HDI में जो रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंक है वो 134 है, और ये होता है 0 to 1 के बीच में। सो हमारी जो स्थिति है वो है 0.644, 134, और ये डेटा कब का है? 2022 का है। ठीक है, प्लेसिंग एट 134 आउट ऑफ 193 कंट्री एंड टेरिटरीज। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री करेंटली होल्ड्स द टॉप पोजीशन इन द HDI रैंकिंग। सो ऑब्वियसली जो नॉर्वे होता है वो हमेशा, मतलब ज़्यादातर देखेंगे तो नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर इन सब इंडेक्स में हाईएस्ट पे रहते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे कंसिस्टेंटली रैंक एंड द टॉप ऑफ द HDI ड्यू टू हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल एंड इनकम। राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि JDI क्या मेजर करता है? सो जेंडर गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट, मतलब मेल और फीमेल में कितना डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट अचीवमेंट्स में। सो द GDI मेजर्स डिस्पैरिटीज बिटवीन द मेल एंड फीमेल अचीवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट। अगला प्रश्न, व्हाट इज इंडियाज GDI's वैल्यू एज पर द लेटेस्ट डेटा। तो 0.852 जो है वह इंडिया का GDI है। ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटिंग डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट बिटवीन जेंडर्स, सो कि 0.852 है इंडिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रैंक्स हाईएस्ट इन द GDI। सो स्वीडन, स्वीडन का जो है हाईएस्ट है GDI। स्वीडन ऑफन रैंक हाईएस्ट इन GDI ड्यू टू मिनिमल जेंडर डिस्पैरिटी इन हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत कम ही जेंडर डिस्पैरिटीज हैं। व्हाट इज द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, WHI क्या है? सो एन इंडेक्स रैंकिंग कंट्रीज बेस्ड ऑन द हैप्पीनेस ऑफ देयर सिटीजन, वहाँ के सिटीजन्स के हैप्पीनेस के आधार पे ये इंडेक्स बनाया जाता है। सो द WHI रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक इनकम। अब देखो, इनकम अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली इंसान खुश ही रहेगा। सो इनकम, सोशल सपोर्ट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जनरसिटी, करप्शन परसेप्शन, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसको। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन इंडेक्स रैंकिंग कंट्रीज बेस्ड ऑन हैप्पीनेस ऑफ देयर सिटीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इन द लेटेस्ट रिपोर्ट। तो फिनलैंड सबसे टॉप पे है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। कॉन्सिस्टेंटली रैंक्ड हाईएस्ट इन WHI ड्यू टू हाई लेवल ऑफ सोशल सपोर्ट, फ्रीडम एंड ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्स रैंक इंडिया इन द लेटेस्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। सो 126, हमारी क्या स्थिति है? 126। कितने दुखी लोग हैं भारत में बताओ? सो इंडिया रैंक्स 126 इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग चैलेंज इन एरिया लाइक सोशल सपोर्ट एंड इनकम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द हैप्पीनेस प्लैनेट इंडेक्स, HPI क्या होता है? सो HPI इज अ सस्टेनेबल वेलबींग, मतलब सस्टेनेबली हम कितने अच्छी तरीके से जी पा रहे हैं। सो द HPI मेजर्स सस्टेनेबल वेलबींग बाय कंसीडरिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपीरियंस्ड वेलबींग एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल वेलबींग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री रैंक्स हाईएस्ट इन द हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स। कोस्टोरिका, कोस्टोरिका ऑफन टॉप्स एट द HPI ड्यू टू हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वेल बीइंग विद अ लो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, सो ये प्लेनेट इंडेक्स ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है बट मैंने इसमें डाल दिया है कोस्टोरिका। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेटेस्ट हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स 118 पे हम लोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सा? देखो मैंने उसमें बताया था ना फैक्टर याद रखने के लिए HDI में। सो यहाँ पे कंपोनेंट से भी क्वेश्चन है, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है नहीं है इसका।
सो द HDI comprises लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम इंडिकेटर्स, नॉट मिलिट्री एक्सपेंडिचर। राइट आंसर आपका डी। अगला क्वेश्चन, हाउ ऑफन आर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। सो एनुअली, एनुअली जो है ये पब्लिश किया जाता है, ये जो HDI रिपोर्ट होती है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनुअली। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कौन इसको पब्लिश करता है, ये भी याद रखना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को एनुअली, एक्सेस ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच इंडेक्स वुड यू कंसल्ट टू इवेल्युएट कंट्रीज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अलोंगसाइड ह्यूमन वेल बीइंग। वही है हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, जो मैंने आपको पहले बताया था। सो ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमेट सिटी सेटलमेंट ज्योग्राफी से क्वेश्चन सब आने लगे। सो व्हाट इज अ प्राइमरी सिटीज, सॉरी प्राइमेट सिटीज। तो प्राइमेट सिटीज क्या होती हैं? सो प्राइमेट सिटीज अ सिटी दैट इज मोर देन ट्वाइस अ लार्ज एज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। मतलब जैसे अगर कोई सबसे बड़ा शहर है तुम्हारे इस देश में, ठीक है, उस देश से जस्ट उसका आधा, उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, जैसे मान लो पहली सबसे बड़ी सिटी ये है, इसकी पॉपुलेशन अगर 100 है, तो जो दूसरी सबसे बड़ी सिटी होगी उसकी पॉपुलेशन 50 होनी चाहिए, तीसरी जो होगी उसकी जो है 25 होनी चाहिए, यानी कि जस्ट उसके पीछे से वो ट्वाइस होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे यही कह रहा है, द सिटी दैट इज मोर देन ट्वाइस एज लार्ज एज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। लार्ज मतलब मोर देन भी हो सकता है ट्वाइस से, लेकिन ट्वाइस तो होना ही चाहिए। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्राइमेट सिटी इज अ सिटी दैट इज मोर देन ट्वाइस एज लार्ज एज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। सो द प्राइमेट सिटी डोमिनेट्स अ कंट्रीज इकोनॉमी, कल्चर एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, एग्जाम्पल बैंकॉक इन थाईलैंड, ठीक है। सो हु, अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द प्राइमेट सिटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था ये? सो मार्क जेफरसन ने ये दिया था कंसेप्ट प्राइमेट सिटी का, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, मार्क जेफरसन। प्राइमेट सिटी रूल हाईलाइटिंग द डिस प्रोपोर्शनेट डोमिनेंस ऑफ वन सिटी ओवर अदर इन अ कंट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमेट सिटी। इसमें से कौन सा प्राइमेट सिटी का एग्जांपल नहीं है? सो जो न्यूयॉर्क है वो प्राइमेट सिटी का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं वो लगभग एक समान है। तो ये नहीं होगा कि जो एक सिटी जो सबसे बड़ा है उससे जस्ट आधी ही जो दूसरी सबसे बड़ी सिटी है वहाँ पे आधी हो वहाँ का, ठीक है। द USA फॉलोज द रैंक साइज रूल, ठीक है। वहाँ पे आप देखेंगे तो रैंक साइज रूल रैदर देन हैविंग डोमिनेंट प्राइमेट सिटी। तो दो कंसेप्ट हो गए यहाँ पे, एक हो गया प्राइमेट सिटी, जिसका मान लो अगर ये सबसे पहली बड़ी सिटी है, ये दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, तो इसका जस्ट आधा होगा ये। और एक होता है रैंक साइज रूल। रैंक साइज रूल अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइक ऑफ प्राइमेट सिटी, ठीक है। सो इनमें से कौन सी कंट्री के लैक ऑफ प्राइमेट सिटी है, मतलब जिसके पास प्राइमेट सिटीज़ नहीं है? सो इंडिया के पास ऑब्वियसली आप देखेंगे मुंबई की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा थोड़ी है कि जो दूसरी सबसे बड़ी सिटी है इंडिया की उसकी जस्ट आधा हो गई है, ऐसा तो है नहीं। सो इंडिया जो है वो प्राइमेट सिटी का एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रपोज द कंसेंट्रिक जोन मॉडल। कंसेंट्रिक जोन मॉडल किसने दिया था? सो ये क्वेश्चंस हमेशा, ये सारे क्वेश्चंस जो मॉडल से रिलेटेड हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। सो जो अर्नेस्ट वर्गीज हैं उन्होंने दिया था कंसेंट्रिक जोन मॉडल, CZM मॉडल, ठीक है। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अर्नेस्ट वर्गीज। वर्गीज इंट्रोड्यूस द मॉडल इन 1925, 1925। डेट ईयर याद रखेंगे आप, क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ था इस बार नेट JRF का, उसमें ये ईयर पूछा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। सो कंसेंट्रिक जोन मॉडल जो है वो 1925 में दिया गया था बर्जीस के द्वारा। एक्सप्लेनिंग सिटी ग्रोथ इन रिंग अराउंड दी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसे इसमें ग्रोथ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच जोन इज द कंसेंट्रिक जोन मॉडल कंटेन स्लम्स एंड डिट्रियोटेड हाउसिंग, ठीक है। सो जोन ऑफ ट्रांजिशन जो होता है, जोन ऑफ ट्रांजिशन जो होता है उसमें आप देखेंगे तो कंसेंट्रिक जोन मॉडल में स्लम्स और डिटोरेटेड हाउसिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जोन ऑफ ट्रांजिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो इनकम हाउसिंग एंड शिफ्टिंग लैंड यूज, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रिक जोन मॉडल वेयर डू द वेल्थिएस्ट रेजिडेंट्स लिव्स। तो कहाँ पे वेल्दिएस्ट रेजिडेंट्स लीव करते हैं? सो कम्यूटर जोन जो होता है वहाँ पे जो है वेल्दिएस्ट रेजिडेंट्स रहते हैं। सो वेल्दिएस्ट रेजिडेंट प्रीफर द आउटर मोस्ट एरियाज ड्यू टू बेटर लिविंग कंडीशन एंड लेस कंजेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कम्यूटर जोन, जो कि सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट इसका राइट आंसर कम्यूटर जोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रपोज द सेक्टोरल मॉडल ऑफ अर्बन लैंड यूज। तो होमर होयट जो थे उन्होंने क्या दिया था, सेक्टोरल मॉडल दिया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक।
सो होमर इंट्रोड्यूस द सेक्टर मॉडल इन 1939। सो 1939 में आया था होयट का सेक्टोरल मॉडल। 1925 में आया था क्या, कंसेंट्रिक जोन थियरी या जोन मॉडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्टर मॉडल विच फैक्टर प्राइमरली इन्फ्लुएंस अर्बन ग्रोथ। सो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रूट सिटीज एक्सपेंड्स अलॉन्ग मेजर ट्रांसपोर्टेशन लाइन्स लाइक रेलवेज हाईवेज फॉर्मिंग सेक्टोरल ग्रोथ पैटर्न्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रेजिडेंशियल एरिया इज फाउंडिंग अलॉन्ग मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स इन द सेक्टर मॉडल। सो हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सो आपको ये सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, सारे जितने भी 3-4 मॉडल हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक एक बार आप बुक से पढ़ सकते हैं या फिर लेक्चर से देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सारे। मैं यहाँ पे केवल आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सो हु प्रपोज द मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, हु प्रपोज द मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। सो हैरिस और उलमैन। तो तीसरा आ गया आपका हैरिस और उलमैन का जो मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल है वो आया था, वो कब, 1945 में। तो 3 चीज़ें हो गई, एक हो गया 1925, एक हो गया 1939 और एक हो गया 1945। ठीक है, सो ये तीनों आपको लाइन से याद रखने हैं, हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाए इस बार। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। क्या है की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सिटीज जो डेवलप होते हैं अराउंड मल्टीपल बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स। तो ये थियरी कहता है, ये मॉडल कहता है कि जो सिटीज डेवलप होंगे वो कहाँ होंगे, मल्टीपल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स के अराउंड होंगे। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच सिटी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। सो लॉस एंजलिस, क्वेश्चन ए सी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। सो ये इग्नोर करता है ट्रांसपोर्टेशन को एज अ फैक्टर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन को ये इग्नोर कर देता है, कौन, मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। सो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो इसमें अनलाइक द सेक्टोरल मॉडल द मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल डज नॉट एम्फसाइज ट्रांसपोर्टेशन रोल इन सिटीज ग्रोथ। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द, वेट अ मिनट, which of the following best describe the difference between the concentric zone and multiple nuclei model। ठीक है, सो कंसेंट्रिक जोन मॉडल अज्यूम करता है यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, ठीक है, जबकि मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल सजेस्ट करता है अनइवन ग्रोथ। समझ रहे हो, तो जो कंसेंट्रिक जोन मॉडल है वो क्या कहता है, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन हो रहा है, और मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल कह रहा है अनइवन ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सो द कंसेंट्रिक जोन मॉडल अज्यूम सिटीज ग्रो इन अ सर्कुलर पैटर्न while the multiple nuclei model allows for decentralized growth pattern। ठीक है, decentralized growth pattern। चलो आगे चलते हैं। व्हाट डज डीडीई, डीडीई मतलब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा, लेकिन एक आता है डिस्टेंस डीके इफेक्ट, मतलब जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वो इफेक्ट जो पड़ता है उसकी बात वहाँ पे वहाँ पे डीडीई मतलब डिस्टेंस डीके इफेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ये किस पे फोकस करता है, प्राइमरली ये फोकस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस मल्टीपल रीजन। ठीक है, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डिफरेंट रीजन में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताता है डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रूरल अर्बन फ्रिंज। देखो रूरल अर्बन फ्रिंज क्या होता है, सो द जोन वेयर अर्बन एंड रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स। जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारा गांव और ये हो गया तुम्हारे गांव के बगल में एक शहर, तो ये जो बीच का जो एरिया होता है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रूरल अर्बन फ्रिंज हो गया। सो द रूरल अर्बन फ्रिंज इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन फुली अर्बन एंड कंप्लीटली रूरल एरियाज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय मिक्स्ड लैंड यूज। ठीक है, तो मिक्स्ड हो जाएगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला क्वेश्चन है विच फीचर इज कॉमनली फाउंड इन द रूरल अर्बन फ्रिंज। सो एग्रीकल्चर लैंड, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड हाउसिंग डेवलपमेंट्स। तो शहर से आ गया तुम्हारा स्मॉल इंडस्ट्रीज, गांव में है तुम्हारा एग्रीकल्चर लैंड, हाउसिंग डेवलपमेंट्स हो गए हैं, तो ये हो गया आपका रूरल फ्रिंज के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द सैटेलाइट टाउन। सैटेलाइट टाउन बेसिकली ये होता है कि तुम्हारे एक बड़े शहर के बगल में ही एक छोटा शहर बन गया, जो कि इन जैसे देखा जाए डायरेक्टली तो इंडिपेंडेंट नहीं है, इस पर डिपेंडेंट है, लेकिन क्या होता है ये इसको हेल्प करता है। जो सैटेलाइट टाउन होते हैं वो बड़े टाउन को हेल्प करते हैं प्रेशर झेलने में। सो अ टाउन दैट सपोर्ट्स अ लार्जर सिटी विदाउट बीइंग इंटायरली इंडिपेंडेंट। ओके, सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज, जैसे सैटेलाइट टाउन देखें, हाँ क्वेश्चन तो आ ही गया दिल्ली का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैटेलाइट टाउन ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का अगर सैटेलाइट टाउन की बात करें तो आप देखेंगे गुरुग्राम, नोएडा, ये सारी जो सिटीज़ हैं वो क्या है, एक प्लान्ड सैटेलाइट टाउन है दिल्ली की। ठीक है,
प्लान्ड मतलब वो बनाई गई हैं जानबूझ के, ताकि दिल्ली का जो प्रेशर है, पॉपुलेशन प्रेशर है, उसको कम किया जा सके। ठीक है, डेवलप्ड टू ईज अर्बन कंजेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया डिफाइंस एंड प्लान्स फॉर मेट्रोपॉलिटन रीजन? सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लान करता है मेट्रोपॉलिटन रीजन्स के। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑब्जर्व मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन रीजन इन इंडिया बाई एरिया? एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन रीजन कौन सा है? एनसीआर दिल्ली। ठीक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीआर दिल्ली एनसीआर इज द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन रीजन इन इंडिया कवरिंग मल्टीपल स्टेट। सो केवल तुम दिल्ली को मत लेके कंसीडर करना। दिल्ली में जो एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर जो है वो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इन अगल बगल के जो स्टेट्स हैं उनके भी रीजन्स को ये अपने में इंक्लूड करता है एनसीआर। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर सबसे लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन रीजन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन रीजन? सो अ ग्रुप ऑफ इंटर कनेक्टेड सिटीज एंड टाउन्स। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इंटर कनेक्टेड सिटीज एंड टाउन्स, उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन रीजन। अगला क्वेश्चन देखें। मेट्रोपॉलिटन रीजन इंक्लूड्स मल्टीपल सिटीज, टाउन्स, इंडस्ट्रियल एरियाज फॉर्मिंग एन इंटीग्रेटेड अर्बन सिस्टम। 100 नंबर क्वेश्चन है। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म कन्यूबरेशन? कन्यूबरेशन किसने सबसे पहले यूज किया? तो पैट्रिक गेटिस ने किया था। कन्यूबरेशन वर्ड यूज डिस्क्राइब करने के लिए मर्जिंग ऑफ मल्टीपल अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, तो जब कई अर्बन सेटलमेंट मर्ज हो जाते हैं तो क्या कहलाता है? कन्यूबरेशन कहलाता है। ठीक है, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कन्यूबरेशन। अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ कन्यूबरेशन? सो अ क्लस्टर ऑफ मर्ज्ड अर्बन एरियाज इज कॉल्ड कन्यूबरेशन। ठीक है, जैसे मान लो कोई दो अर्बन एरिया है और वो दोनों मिलके एक बड़ा एरिया बन गया, तो वो क्या हो गया? कन्वर्जेशन हो गया, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेशन इन इंडिया? सो आप देखेंगे मुंबई, पुणे, नासिक रीजन, ये जो रीजन है ये तीनों मिलके एक बहुत बड़ा सिटी, बहुत बड़ा अर्बन एरिया बन जा रहा है, तो इसको कहेंगे हम कन्वर्जेशन इंडिया में। सो दीज सिटीज हैव ग्रोन इनटू अ लार्ज कंटिन्यूअस अर्बन एरियाज फॉर्मिंग अ कन्वर्जेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अर्बन स्प्रॉल? अर्बन स्प्रॉल क्या है? सो अर्बन स्प्रॉल इज स्प्रेड ऑफ अर्बन एरियाज इनटू सराउंडिंग रूरल लैंड्स। सो जो अर्बन एरियाज हैं वो क्या हो रहे हैं? स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं सराउंडिंग के रूरल एरियाज में। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि धीरे धीरे जो शहर है आपके गांव के करीब आता जाएगा, तो उसको कहते हैं अर्बन स्प्रॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन स्प्रॉल? तो इसमें से कौन सा अर्बन स्प्रॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सो जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है ऑब्वियसली वो नहीं है, नहीं तो अनप्लान्ड एक्सपेंशन, डिपेंडेंसी ऑन ऑटोमोबाइल्स, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। सो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स अर्बन स्प्रॉल का। अर्बन स्प्रॉल मैंने आपको बता दिया कि टिपिकली इन्वॉल्व करता है लो डेंसिटी स्कैटर्ड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज मेजर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अर्बन स्प्रॉल? सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, अब देखो जब शहर जब गांव की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा? गांव के जो पेड़ वगैरह होंगे, जो जंगल होंगे, वो काटे जाएंगे। सो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा और डिफॉरेस्टेशन होगा। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हु प्रपोज द सेंट्रल प्लेस थियरी? किसने दिया था सेंट्रल प्लेस थियरी? सो सेंट्रल प्लेस थियरी इज गिवन बाय वाल्टर क्रिस्टॉलर। क्रिस्टॉलर के द्वारा 1933 में दी गई थी। सो इसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है कई बार। 1925, 1939, 1945, उसके बाद 1933, ऐसे दे देगा और बोलेगा क्रोनोलॉजी में लगाओ। ठीक है, तो जो तुमने पढ़ा था कंसेंट्रिक जोन मॉडल, होएट का वो जो था सेक्टोरल मॉडल, उसके बाद मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, और ये क्रिस्टॉलर का सेंट्रल प्लेस थियरी, ऐसे इसका सबका ईयर दे देगा कि कब इसको पब्लिश किया गया था, कब ये दिया गया था थियरी, कब ये मॉडल दिया गया था, और बोलेगा कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाओ। ठीक है, तो इसलिए आपको ये डेट याद रखने हैं, ईयर याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। सो व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सेंट्रल प्लेस थियरी? मेन फोकस किस पे किया गया है? तो अर्बन हायरार्की पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज। सो अर्बन में कौन कौन सी हायरार्कीज आ रही हैं और किस तरह से सर्विसों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। किसमें? सेंट्रल प्लेस थियरी में। सो द थियरी एक्सप्लेन्स हाउ सेटलमेंट्स आर अरेंज्ड इन द हायरार्किकल पैटर्न बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड सर्विसेज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। विच शेप इज यूज टू रिप्रेजेंट मार्केट एरियाज इन द सेंट्रल प्लेस थियरी? सो हेक्सागन। हेक्सागन आर यूज्ड बिकॉज दे एलिमिनेट गैप्स एंड ओवरलैप्स इन द मार्केट एरिया। ठीक है, सो आप जब हेक्सागन आप बनाते हैं तो उसमें किसी भी तरह का गैप देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए ये हेक्सागन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी अजम्पशन ऑफ द सेंट्रल प्लेस थियरी। तो प्राइमरी अजम्पशन क्या है सेंट्रल प्लेस थियरी का? सो पॉपुलेशन को वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लेता है सेंट्रल प्लेस थियरी, जो कि उसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म भी आगे चल के बनती है। सो द पॉपुलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इज द प्राइमरी अजम्पशन ऑफ सेंट्रल प्लेस थियरी। द थियरी assumes a uniform landscape where population are evenly spread out। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द सेंट्रल प्लेस इन दिस थियरी। सेंट्रल प्लेस क्या है? तो सेंट्रल प्लेस क्या है? एक सेटलमेंट है जो प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विस टू सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक कोई प्लेस होगा जो कि सराउंडिंग एरियाज को क्या कर रहा होगा? सर्विस और गुड्स प्रोवाइड करा रहा होगा। अगला क्वेश्चन विच इज नॉट द टाइप ऑफ सेटलमेंट इन द सेंट्रल प्लेस हायरार्की। तो इसमें से कौन सा सेटलमेंट नहीं है सेंट्रल प्लेस थियरी में, हायरार्की में? सो मेगालोपोलिस नहीं है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मेगालोपोलिस इज नॉट पार्ट ऑफ क्रिस्टलर हायरार्की विच इंक्लूड्स हेमलेट्स। हेमलेट्स को इंक्लूड करता है, विलेजेस को इंक्लूड करता है, टाउन्स को और सिटीज को इंक्लूड करता है। कौन? सेंट्रल प्लेस थियरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं विच टाइप ऑफ गुड्स रिक्वायर्स अ हाई ऑर्डर सेटलमेंट। सो लग्जरी कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग सेटलमेंट प्रोवाइड द मोस्ट स्पेशलाइज्ड गुड एंड सर्विस। तो सिटीज जो है वो मोस्ट स्पेशलाइज्ड गुड और सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन इन सेंट्रल प्लेस थियरी व्हाट डज थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन मीन। थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन क्या होता है? ये टर्म आ सकता है, पूछ सकता है। तो ये थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन है वो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल नीडेड टू सस्टेन अ सर्विस। किसी भी सर्विस को सस्टेन करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उसको हम थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द रेंज। रेंज क्या है? सेंट्रल प्लेस थियरी में रेंज क्या होता है? सो रेंज इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके किसके बीच? कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेवल फॉर सर्विस। जहाँ पे उसको सर्विस मिल रही है वहां तक का डिस्टेंस अगर देखेंगे तो वो कहलाता है रेंज। सो द डिस्टेंस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेवल फॉर सर्विसेज इज कॉल्ड रेंज। डिफरेंट सर्विस हैव डिफरेंट रेंज। हर सर्विस का अलग अलग रेंज होता है। डेली नेसेसिटीज हैव शॉर्ट रेंज व्हाइल स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैव लॉन्ग रेंज। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट रेंज। सबसे छोटा तो ग्रोसरी स्टोर जो होती हैं वो सबसे शॉर्टेस्ट रेंज होता है। आप जाके कहीं से जनरल स्टोर की दुकान से कुछ लेते आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच अजम्पशन ऑफ द सेंट्रल प्लेस थियरी इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अनरियलिस्टिक। क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया जो कि अनरियलिस्टिक भी लगता है? वो वही है जो कि वो इवन पॉपुलेशन मान लेता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन मान लेता है पॉपुलेशन का। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूनिफॉर्म लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर वाज नॉट कंसिडर्ड बाय क्रिस्टॉलर इन हिज थियरी। तो इसमें से कौन सा उसने नहीं किया था? सो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क तो उसने किया ही नहीं था, पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी नहीं किया था, फिजिकल ज्योग्राफी भी उसने नहीं कंसिडर किया था। सो इसका राइट आंसर आपका आल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्रिस्टॉलर अज्यूम दैट फ्लैट लैंडस्केप विथ यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, सो इन इग्नोरिंग रियल वर्ल्ड फैक्टर्स लाइक रिवर्स माउंटेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। सो इसका राइट आंसर आपको ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विच मॉडल मॉडिफाइड द सेंट्रल प्लेस थियरी बाय इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। सो जो लोज का मॉडल है वो क्या कहता है? ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को इंक्लूड करता है सेंट्रल प्लेस थियरी में। सो लोज मॉडल, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। August Lowe's modified Chris-Taylor model by including transport network and consumer preference। अगला क्वेश्चन है विच रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्लोजली फॉलोज द सेंट्रल प्लेस थियरी। सो अर्बन हायरार्की ऑफ जर्मनी। जर्मनी का जो अर्बन हायरार्की है वो जो है सेंट्रल प्लेस थियरी से क्लोजली एग्जांपल है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस रूरल सेटलमेंट मॉर्फोलॉजी। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो रूरल सेटलमेंट मॉर्फोलॉजी को कम इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। रूरल सेटलमेंट आर प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल फैक्टर लाइक टेरेन से, क्लाइमेट से या वाटर अवेलेबिलिटी से रादर देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लस्टर्ड हाउस फॉर्मिंग अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। सो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या कह रहा है? क्लस्टर्ड हाउस होंगे वहां पे। सो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हैव हाउसेस क्लस्टर्ड टुगेदर ऑफन अराउंड अ वाटर सोर्स और सेंट्रल प्लेस लाइक टेम्पल और मार्केट। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ अ डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्टिंग्विश फीचर्स क्या है डिस्पर्स सेटलमेंट का? सो हाउसेज आर स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, जो हाउस हैं वो क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं लार्ज एरिया में। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्पर्स। दूर दूर घर है, ठीक है, दूर दूर घर है, इसीलिए उसको डिस्पर्स सेटलमेंट कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल सेटलमेंट टाइप इज मोस्ट कॉमन इन द इंडो गंगेटिक प्लेन। तो इंडो गंगेटिक प्लेन में नॉर्मली आप देखेंगे तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, बहुत ही क्लस्टर्ड सेटलमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ही आसानी से जिया जा सकता है, तो इसके लिए वहाँ बहुत ज़्यादा
डेंसिटी देखने को मिलेगी आपको। सो द इंडो गंगेटिक प्लेन है फर्टाइल लैंड है, काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लीडिंग टू न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट वेयर पीपल लिव इन अ कॉम्पैक्ट विलेजेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर सेटलमेंट? लीनियर सेटलमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे ग्रो अलॉन्ग अ रिवर, रोड और रेलवे लाइन, ठीक है। तो ये मान लो ये कोई रिवर हो गया तो इसके किनारे किनारे बस जाएंगे सेटलमेंट्स, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या? लीनियर सेटलमेंट्स, ठीक है। इसी तरह रोड्स के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे बस सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट इन इंडिया? सो रफ्ड टोपोग्राफी इन द फॉरेस्ट। देखो जहाँ पे भी रफ्ड टोपोग्राफी होगी और फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट देखने को मिलेगा, दूर दूर सेटलमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म खास? खास क्या रेफर करता है रूरल सेटलमेंट क्लासिफिकेशन को? सो एक रेवेन्यू विलेज है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस, रेवेन्यू विलेज विद एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस। तो खास जो टर्म है उसको याद रखेंगे आप इसकी तरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज कॉमनली फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा एंड फॉलोज? तो यहाँ पे नांगली पाई जाती है बेसिकली, राइट आंसर आपका नांगली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पूरा सेटलमेंट? तो पूरा, देखो जो पूरा सेटलमेंट है वो हिस्टोरिकली लिंक्ड ऑफ 4 टेम्पल्स कल्चर साइट्स ऑफन फाउंड इन द सेंट्रल ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो एक ऐसा सेटलमेंट जो फोर्ट या फिर पुराने फोर्ट्स या रिलीजियस साइट्स के किनारे स्थित हो उसको कहते हैं हम पूरा सेटलमेंट, ठीक है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेटलमेंट फॉर्म नियर द ओल्ड फोर्ट्स और रिलीजियस साइट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ कलान सेटलमेंट? कलान सेटलमेंट क्या होता है? तो लार्ज विलेज को कहते हैं जो कि एग्रीकल्चर रीजन होता है जहाँ पे पॉपुलेशन इज रिलेटिवली हायर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच रूरल सेटलमेंट टाइप इज द स्मॉलेस्ट इन साइज? तो इसमें से देखेंगे तो खुर्द में जो है वो सबसे सबसे छोटा है, उसका साइज होता है खुर्द। खुर्द रिफर्स टू स्मॉल और माइनर विलेज यूजुअली फाउंड नियर अ लार्जर कलान सेटलमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फैक्टर यूजिंग चेंजेस इन रूरल सेटलमेंट मोर्फोलॉजी? सो पॉपुलेशन माइग्रेशन ये होता है जो कि सेटलमेंट में ज़्यादातर जो है क्या रोल निभाता है सेटलमेंट मोर्फोलॉजी को चेंज करने में, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाई रूरल सेटलमेंट इन इंडिया? सो इंडिया की हम बात करें तो सबसे अधिक यहाँ पे इस टाइम हो रहा है लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मेनी रूरल सेटलमेंट सफर्स फ्रॉम पुअर रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग is the example of rural settlement transformation? So the development of smart villages, ठीक है। स्मार्ट विलेजेस इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट विलेजेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? सो इसकी हम बात करें तो पूरा यानी कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो पूरा जो है वो फोकस करता है प्रोवाइडिंग अर्बन लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू रूरल एरियाज टू इनहेंस डेवलपमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूरा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ फ्रंटियर एंड बाउंड्री? तो फ्रंटियर और बाउंड्री के बीच में क्या डिफरेंस है? सो फ्रंटियर आर अनऑर्गेनाइज्ड लूजली डिफाइंड, ठीक है, जबकि बाउंड्री जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। मतलब फ्रंटियर इज एन एरिया विथ अनक्लियर और अनडिफाइंड कंट्रोल, while बाउंड्री इज अ लीगल रिकॉग्नाइज्ड डिमार्केशन बिटवीन टेरिटरीज, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फ्रंटियर आर अनऑर्गेनाइज्ड एंड लूजली डिफाइंड whereas बाउंड्री आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रंटियर रीजन? सो फ्रंटियर रीजन का एग्जांपल आप आर्कटिक रीजन देख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आर्कटिक रीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बाउंड्री? इसमें से कौन सा बाउंड्री नहीं है? सो इकोनॉमिक बाउंड्री किसी तरह का बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बाउंड्रीज आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन फिजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल फैक्टर्स। इकोनॉमिक बाउंड्री आर नॉट ऑफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटीसीडेंट बाउंड्री? एंटीसीडेंट बाउंड्रीज क्या होता है? Antecedent boundaries exist before major human settlement, such as the boundary between the US and Canada along the 49th parallel, ठीक है। सो बाउंड्री ड्रॉन बिफोर सिग्निफिकेंट ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सेटलमेंट नहीं हुआ है उसके पहले से बाउंड्री है, उसको कहते हैं एंटीसीडेंट बाउंड्रीज, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बाउंड्रीज फॉर्म ड्यू टू नेचुरल फीचर्स लाइक रिवर्स एंड माउंटेन्स? सो ऑब्वियसली नेचुरल बाउंड्रीज को कहेंगे जो कि रिवर्स और माउंटेन से बाउंड्री बनती है। आप देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हिंदू कुश पर्वत, ये सारी चीज़ें नेचुरल बाउंड्रीज हैं। अगला क्वेश्चन, नेचुरल बाउंड्रीज फॉलोज फिजिकल फीचर्स लाइक रिवर्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, वो उसका एक्सप्लेनेशन था। अगला क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सुपर इम्पोज बाउंड्रीज? तो सुपर इम्पोज बाउंड्रीज क्या होते हैं? सो द बॉर्डर्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज ड्रॉन ड्यूरिंग यूरोपियन कोलोनाइजेशन। देखो
अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच जो बाउंड्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो बॉर्डर्स हैं, वो क्या है, सुपर इम्पोज्ड है, जो कि दूसरों के द्वारा इम्पोज किया था। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज आर फेस्ड फोर्स्ड बाय एक्सटर्नल पावर्स ऑफन इग्नोरिंग कल्चरल डिवीजन। सो चूंकि अफ्रीका भी हमारी तरह ही कोलोनाइजेशन में रहा है, यूरोपियन कोलोनाइजेशन में, तो उसका जो बॉर्डर है, जो उसका जो बाउंड्री है, वो जो है सुपर इम्पोज की तरह से बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द हार्टलैंड थ्योरी। अब यहाँ पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी शुरू हो रही है। हार्टलैंड थ्योरी क्या है? ऊपर के क्वेश्चन भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी से ही थे, यहाँ पे थियरी से क्वेश्चन है। हार्टलैंड थियरी क्या है? सो मैकिंडर ने दिया था हार्टलैंड थियरी को। ब्रिटिश ज्योग्राफर हालफोर्ड मैकिंडर प्रपोज द हार्टलैंड थियरी इन 1904। फिर से संशोधन करके 1919 में इन्होंने एक लाया था, 1919 में, आफ्टर 1934, ऐसे करके जो है 3 बार रिवाइज किए थे इसको। ठीक है, सो मैकिंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हार्टलैंड थियरी विच रीजन इज कंसिडर्ड हार्टलैंड। सो वो सेंट्रल यूरेशिया को, रशिया एंड सराउंडिंग रीजन्स को क्या कहते हैं? हार्टलैंड कंसिडर करते हैं। सो मैकिंडर बिलीव दैट कंट्रोलिंग द रिसोर्स रिच लैंड लॉक रीजन ऑफ यूरेशिया वुड लीड द ग्लोबल डोमिनेंस। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? लैंड लॉक रीजन ऑफ यूरेशिया, वो जो है ग्लोबल डोमिनेंस को लीड करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच फेमस स्टेटमेंट समराइज द हार्टलैंड थियरी। वो कहते क्या है? उनका एक स्टेटमेंट फेमस है कि हु रूल्स ईस्ट यूरोप। जो ईस्ट यूरोप पे रूल करेगा वो कमांड करेगा किसको? हार्टलैंड को। और जो हार्टलैंड को कमांड करेगा, हार्टलैंड पे रूल करेगा, वो कमांड करेगा वर्ल्ड आइलैंड को। वर्ल्ड आइलैंड को जो रूल करेगा वो कमांड करेगा वर्ल्ड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। स्टेटमेंट याद रखेंगे आप। अगला किसने दिया था, बोला था? ये मैकिंडर ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ल्ड आइलैंड इन मैकिंडर थियरी। तो वर्ल्ड आइलैंड वो बेसिकली जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप है, उसके कंबाइंड को बोलते हैं। ठीक है, जो कि रिसोर्स रिच एरिया है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 लास्ट क्वेश्चन है, विच जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चैलेंज इन द हार्टलैंड थियरी। सो रिमलैंड की थियरी आती है, इसके बाद जो चैलेंज करती है कि हार्टलैंड थियरी जो है उसमें मॉडिफाइड करती है, बेसिकली चेंज लाती है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, रिमलैंड थियरी। ठीक है, सो निकोलस सी स्पाइकमैन, किसने दिया था? स्पाइकमैन ने दिया था रिमलैंड थियरी। काउंटर्ड मैकिंडर बाय आर्ग्यूइंग दैट कंट्रोलिंग कोस्टल एरियाज वाज की टू ग्लोबल पावर। तो मैकिंडर कहते हैं कि लैंड लॉक को कंट्रोल करना ज़्यादा पावरफुल है, जबकि जो स्पाइकमैन है वो कहते हैं कि कोस्टल एरियाज़ को, अगर आपको ग्लोबल पावर बनना है तो आपको कोस्टल एरियाज़ पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज पार्ट ऑफ रीमलैंड अकॉर्डिंग टू स्पाइकमैन रीमलैंड थियरी। तो इसकी हम बात करें तो ये है ईस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को वो क्या कहते हैं? रीमलैंड बताते हैं। तो स्पाइकमैन emphasized दैट कंट्रोलिंग द कोस्टल रीजन अराउंड द हार्टलैंड वाज मोर क्रिटिकल देन कंट्रोलिंग द इंटीरियर। सो इंटीरियर को कंट्रोल करने से ज़्यादा क्रिटिकल है हार्टलैंड के अराउंड, यानी कि रिमलैंड को कंट्रोल करना, कोस्टल रीजन जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाई इज द हार्टलैंड थ्योरी कंसिडर लेस रेलिवेंट टुडे। तो आज के डेट में क्यों लेस रेलिवेंट कहलाता है हार्टलैंड थ्योरी? बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड पावर। सो लैंड पावर, सी पावर, ये पावर तो अब कहीं दूर हो गई है, क्योंकि इतनी अधिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ चुकी है। सो 21st सेंचुरी एयर पावर, नेवल पावर, साइबर वाटर warfare and global trade routes have weakened the centrality land based dominance। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है हार्टलैंड थियरी जो है वो इररिलेवेंट हो गई है इस कॉन्टेक्स्ट में। व्हाट इज गेरीमैंडरिंग, ये टर्म पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। गेरीमैंडरिंग होता क्या है बेसिकली? सो गेरीमैंडरिंग इज अ डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्टोरल बाउंड्रीज टू गिव एन एडवांटेज टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप। जैसे मान लो ये कोई बड़ा सा एरिया है, कोई यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहता है, कोई ए पार्टी, ठीक है, और इसमें मान लो 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 एरिया में बटा हुआ है, कोई ए पॉलिटिकल पार्टी है। अब इसका जो वोट है वो दूसरे में ज़्यादा है, दूसरे में ज़्यादा है और एक में कम है, तो क्या करेगा? एक से बढ़ा के ये थोड़ा सा ऐसे, और इसी की सरकार चल रही है, एक ही सरकार चली है, फिर चुनाव आने वाला है, तो वो चाहेगा कि इसको अपने में मिला ले ताकि एरिया इसका बड़ा हो जाए। एरिया बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गेरीमांडिंग इसी को कहते हैं, एरिया को बढ़ा लेना। इसका वोट बढ़ गया, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका वोट बढ़ गया, यानी कि जीतने के चांसेस उसके बढ़ गए। समझ रहे हो? सो द gerrymandering इज द डेलिबरेट मैनिपुलेशन, डेलिबरेट मैनिपुलेशन होता है ऑफ इलेक्टोरल बाउंड्रीज टू गिव एन एडवांटेज ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप्स। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मैनिपुलेटिंग इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स बाउंड्रीज टू फेवर अ पॉलिटिकल पार्टी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गेरीमैंडरिंग। मेन पर्पस क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेरीमैंडरिंग का जो मेन पर्पस है, टू गिव एन एडवांटेज टू ए स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज देना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ड्रीमलैंड वाज इंट्रोड्यूस, स्पाइकमैन ने दिया था, ये तो मैंने आपको बता दिया। सो ये थी आपके 150 150 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अगर आपने इसमें अच्छा रिस्पॉन्स किया है देन आपकी तैयारी अच्छी है, आप बेफिक्र रहिए। इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेट जेआरएफ हुआ, CUET PG हुआ, ये आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लें। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना बोलने के बाद इतना तो बनता है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी यूनिट आपको लगता है कि ये टफ लग रहा है, सो आप हमको बताएंगे, मैं आपको उसका जो भी PYQs हो सकते हैं मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।